हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और फिर इसकी सूटेबिलिटी देखेंगे कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस किया था। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनका बिजनेस जो है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे फैला हुआ है और लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज पे फैला हुआ है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप एक डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं, 2 प्रोडक्ट बनाती हैं, 3 बनाती हैं, 4, 5 या 10 प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप उनको ग्रुप करते हैं और उनको एक डिपार्टमेंट असाइन कर देते हैं। और एक डिपार्टमेंट जो है ना वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को मैनेज करता है और वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। मतलब एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी वही डिपार्टमेंट मैनेज करता है। उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदने से लेकर उसकी प्रोडक्शन, फिर उसकी सेल्स और मार्केटिंग तक जितने भी मामलात हैं वो एक ही डिपार्टमेंट देखता है। इस तरह जो दूसरी प्रोडक्ट है उसको दूसरा डिपार्टमेंट देखता है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट को नेक्स्ट डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उतने आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे और वो डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली मैनेज करेंगे। इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना इसको कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती हैं, जिनका बिजनेस वर्ल्ड वाइड है या जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत सारे कंट्रीज़ में जाती हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया जो है उसको आप उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं। मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया की जो एक्टिविटीज़ हैं ना उनको आपने ग्रुप किया और एक डिपार्टमेंट को दे दिया। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिका में बेस करती है और उसका बिजनेस पूरी दुनिया में है, तो उसका एक डिपार्टमेंट या एक डिवीज़न होगा जो कि एशिया को मैनेज करेगा, एशिया का डेस्क होगा। इसी तरह फिर मिडल ईस्ट का होगा, फिर अफ्रीका का होगा, फिर अमेरिका का अपना होगा, फिर इसी तरह यूरोप का होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, या तो प्रोडक्ट की बेस पे आप ग्रुपिंग कर देते हैं कि एक प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं, या फिर आप ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे ऑपरेट करती है, तो फिर उसमें आप ये करते हैं कि स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशंस को आप ग्रुप करके उनको आप एक डिपार्टमेंट के असाइन कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट के अंडर दे देते हैं। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना इसको कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे होते हैं ना कंट्रीज, इंटरनेशनल कंपनीज के कंट्री हेड्स होते हैं, तो वो कंट्री लेवल पे उन सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो कंट्री लेवल पे मैनेज कर रहे होते हैं। इस तरह जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं, जैसे एशिया का रीजनल मैनेजर है, मिडल ईस्ट का है, यूरोप का है, अमेरिका का है, अफ्रीका का है, तो वो फिर उस सारे रीजन को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना या ये जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है XYZ, वो 4 प्रोडक्ट्स बनाती है। वो कॉस्मेटिक्स भी बनाते हैं, वो शूज़ भी बनाते हैं, गारमेंट्स भी बनाते हैं, टॉयज़ भी बनाते हैं। अब इनका कैसा स्ट्रक्चर होगा कि सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होगा या CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। यहाँ पे फिर वाइस प्रेसिडेंट कॉस्मेटिक्स होगा, वाइस प्रेसिडेंट शूज़ होगा, वाइस प्रेसिडेंट गारमेंट्स होगा, वाइस प्रेसिडेंट टॉयज़ होगा। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना इसके अंडर जो है ना एक ही प्रोडक्ट है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स को मैनेज करते हैं। मतलब ये जो डिपार्टमेंट होगा ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स को मैनेज करेगा। ठीक है, और कॉस्मेटिक्स की जितनी एक्टिविटीज़ है ना वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। कॉस्मेटिक्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट, फिर इसकी प्रोडक्शन करनी है, मार्केटिंग करनी है, इसकी सेल्स करनी है, फिर कॉस्मेटिक्स बनाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी HR मैनेजमेंट करनी है, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स का अपना प्रोक्योरमेंट, अपना मार्केटिंग, अपनी प्रोडक्शन, अपनी सेल्स, अपना HR, अपना फाइनेंस, अपनी प्लानिंग, अपना क्वालिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह जो दूसरी प्रोडक्ट होगी ना उसके भी ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने होंगे, अलग से होंगे। जैसे शूज़ का है ना तो वाइस प्रेसिडेंट शूज़ के अंडर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे।
प्रोक्योरमेंट मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा और सेल्स मैनेजर होगा। मतलब शूज़ की अपनी प्रोक्योरमेंट है, कॉस्मेटिक्स की अपनी प्रोक्योरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही है, कॉस्मेटिक्स में भी प्रोक्योरमेंट हो रही है, शूज़ में भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। यहाँ पे भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं और शूज़ में भी मार्केटिंग कर रहे हैं। और इस तरह जितनी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, फाइनेंस अपना होगा। मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो इंडिपेंडेंटली मैनेज की जाती है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। अब इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो सूटेबल होता है। पहला ये कि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस एक प्रोडक्ट बनाती है ना, उसके लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल होता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वहाँ पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल होता है और एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट को ही मैनेज करता है। अच्छा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी सूटेबल है जिनका बिजनेस लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे फैला हुआ है, पूरी दुनिया पे फैला हुआ है या पूरे कंट्री में फैला हुआ है या पूरे रीजन में फैला हुआ है। तो उनके लिए जो है ना वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल है। इसके अलावा ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट डील करते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल दी ना, तो यहाँ पे आप जो कॉस्मेटिक है ना, ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। शूज़ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। गारमेंट्स अब एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है और टॉयज़ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट का क्या मतलब है कि हर जो प्रोडक्ट है उसके जो एक्टिविटीज़ है ना वो इंडिपेंडेंटली मैनेज होती हैं, वो दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती। कॉस्मेटिक्स का शूज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। कॉस्मेटिक्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जाता है, शूज़ को इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स की प्रोक्योरमेंट अपनी है, शूज़ की प्रोक्योरमेंट अपनी है। कॉस्मेटिक्स की मार्केटिंग अपनी है, शूज़ की मार्केटिंग अपनी है। तो ये इसलिए ये सेपरेट से बिजनेस यूनिट्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसलिए भी सूटेबल होता है कि आप दो बिजनेस यूनिट की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स की सेल्स ज़्यादा है या शूज़ की ज़्यादा है। आपको कौन से बिजनेस यूनिट से मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, कौन सा ऐसा बिजनेस यूनिट है जिसकी सेल्स ज़्यादा है, जिसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जिसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर किसी बिजनेस यूनिट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप उसकी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कर सकते हैं और फिर उसकी प्रॉफिट और उसकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके एडवांटेजेस पे बात करते हैं। जो पहला बड़ा एडवांटेज है ना डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो ये है कि इससे आपको अकाउंटेबिलिटी हासिल होती है कि आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं दो बिजनेस यूनिट की परफॉर्मेंस को, कि कौन सा बिजनेस यूनिट है जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा ऐसा बिजनेस यूनिट है जो कि नुकसान में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, गारमेंट्स हैं, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन शूज़ जो है उनकी सेल कम है। तो जिसकी सेल कम है वहाँ पे आप बेहतर स्ट्रैटेजीज़ बना के उसकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है ना वो एक ही प्रोडक्ट को ऑल द टाइम मैनेज करता है। 24/7 उसने एक ही प्रोडक्ट को मैनेज करना है, दूसरे प्रोडक्ट को मैनेज नहीं करना। तो इससे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है। वक्त के साथ आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप में कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इससे फिर फास्ट डिसीजन मेकिंग, कि इसमें चूंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज होते हैं ना वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। तो हर बिजनेस यूनिट को एक वाइस प्रेसिडेंट डील कर रहा होता है, फिर उसके नीचे डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स है, एचआर है, फाइनेंस मैनेजर्स है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट तो यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पास सारे अख्तियारात हैं इस प्रोडक्ट के। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना बहुत आसान हो जाता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। इसके अलावा इसका जो एडवांटेज है ना वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी। चूँकि हर प्रोडक्ट को आप सेपरेट से डील करते हैं, हर प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली डील करते हैं, तो इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी हासिल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आपकी मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, तो उनका इम्पैक्ट प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर आता है। तो जब मार्केट कंडीशंस का या कस्टमर्स का की जो पसंद नापसंद है या कस्टमर्स का जो ट्रेंड है वो चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है, उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर आता है। तो अगर मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, कस्टमर्स की डिमांड्स चेंज हो रही हैं,
तो आप उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस चीज़ को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप मार्केट कंडीशंस को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, अपने प्लान बना सकते हैं, ताकि आपका जो मार्केट शेयर है वो सस्टेन रहे, आप कंपटीशन में रहें। ऐसा ना हो कि आप कंपटीशन से आउट हो जाएं मार्केट कंडीशंस चेंज होने की वजह से। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छा बिजनेस कर रही है, एक प्रोडक्ट जो है उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिल रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास अब रेवेन्यू आ गया, आपके पास प्रॉफिट आ गया, तो आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। इसका पहला बड़ा डिसएडवांटेज जो है ना वो ये है कि इसमें आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब जैसे ये हमने डायग्राम देखी ना, तो अब ये एक XYZ कंपनी है, तो इसमें 4 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर हर प्रोडक्ट के अपने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें ना, तो इसका अपना प्रोक्योरमेंट है, यहाँ पे भी प्रोक्योरमेंट है, इधर भी प्रोक्योरमेंट हो रही है और यहाँ पे भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। मतलब एक ही कंपनी के अंदर प्रोक्योरमेंट के 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो जब आपके 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं तो आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर यही एक डिपार्टमेंट होता है प्रोक्योरमेंट का, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोक्योरमेंट करता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपको रिसोर्सेज कम चाहिए होते हैं, ठीक है। इसी तरह मार्केटिंग भी अलग अलग है, जिसकी वजह से आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं। और जब आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं ना, तो फिर उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो डुप्लीकेट हो रही हैं। हर प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग मार्केटिंग कर रहे हैं, अलग अलग मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, तो एक्टिविटीज़ तो सिमिलर है, वो तो मार्केटिंग रही है, लेकिन उनमें डुप्लीकेशन आ रही है। कॉस्मेटिक्स की अलग है, गारमेंट्स की अलग है, शूज़ की अलग है, टॉयज़ की अलग से है, तो काम सेम है लेकिन डुप्लीकेट हो रहा है, तो इससे से आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फिर जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता, बल्कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, जिसका बिजनेस कम है, छोटे ज्योग्राफिकल एरिया पे बिजनेस है और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो सूट करता है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहाँ पे सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं। अच्छा, इसका जो एक और डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्ट को मैनेज करता है और इसकी प्रेफरेंस अपनी प्रोडक्ट होती है। मतलब उसके गोल्स क्या होते हैं कि उसकी अपनी प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। मतलब इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी जो प्रायोरिटी है ना, वो अपना बिजनेस यूनिट बन जाता है, कि जो जिस डिपार्टमेंट को वो हेड है, जिसके वो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी प्रायोरिटी वही बन जाता है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करना है, अपने डिपार्टमेंटल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। और जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ये यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो बैठी हुई है, तो इसके और इन दोनों के दरमियान फिर डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी प्रायोरिटी यही प्रोडक्ट रह जाती है। उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि हमारी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है ना, वो लेस प्रेफरेंस में चले जाते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।